वर्कशीट नंबर 8। इसी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 9 इंग्लिश की भी आई है। देखिए ये आपको दिखा देती हूँ मैं, ये आपकी वर्कशीट नंबर 9 इंग्लिश की, ठीक है। इसके ऊपर ये आपकी वर्कशीट नंबर 8 है साइंस की, तो हम इसे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में जो साइंस की आई है उसको भी मैं बनाऊंगी, आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, अपने टीचर का नाम, अपना नाम, क्लास और सब्जेक्ट आप लोग लिख लेंगे, साथ में डेट भी आप लोग लिख लेंगे। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। देखिए आम जो है वो गर्मी के मौसम में होता है, हम सब जानते हैं, और स्ट्रॉबेरी सर्दी के मौसम में होती है, ये भी हम सब जानते हैं। तो अब बताइए भला गर्मी के मौसम की चीज़ आपको सर्दी के मौसम में कैसे मिल सकती है, या सर्दी के मौसम की चीज़ आपको गर्मी में कैसे मिल सकती है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन हाँ, उसकी कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती हैं जो आपको मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल अब आपको वो क्रश किया हुआ मिल जाएगा, आप उसका शरबत बना के पी लीजिए, है ना। या उस टाइप की कोई आपको चॉकलेट्स या टॉफ़ी या कोई जूस वो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको पी सकते हैं। लेकिन आप जो कहें कि नहीं मुझे स्ट्रॉबेरी ही खानी है गर्मियों में, तो आपको स्ट्रॉबेरी तो नहीं मिलने वाली, है ना। या फिर बहुत बहुत ज़्यादा पैसों में आपको कहीं बहुत सुपरमार्केट जो वहाँ मिल भी सकती है, ठीक है ना। खासतौर से हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में जो आपके सुपरमार्ट टाइप के होते हैं वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर सीज़न का फल हर सीज़न में मिल सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक। और फिर वो रियल भी नहीं होता, वो प्रेजेंटिव होता है, यानी कि वो बनाया हुआ होता है, तभी वो इतने दिन तक सुरक्षित रहता है, वरना कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सड़ जाती है, ठीक। अब क्या लिखा है, जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप व नरमी मिल जाए तो वे बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। यानी कि अब आप जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर जगह मौजूद है हमारे इर्द गिर्द, और क्या है, अगर उनको उनकी मतलब का टेम्परेचर, हवा, गर्मी, पानी मिल जाए तो वो और तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जैसे कि अब आपने नीम का पेड़ अगर दिल्ली में लगाया है तो वो बहुत तेज़ बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उसको हवा, मिट्टी, पानी, सारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसके मतलब का मिल जाएगा, उसके मतलब का वातावरण होगा वो। लेकिन अगर वही नीम का पेड़ आप जाके कश्मीर में लगाएंगे तो वो क्या हो पाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ का वातावरण आपके नीम के पेड़ के हिसाब से अच्छा नहीं है। सेम उसी तरह से ये कह रहे हैं कि अगर आपके जो सूक्ष्म जीव हैं उनको वातावरण अच्छा मिल जाए तो बहुत स्पीड में बढ़ना शुरू कर देते हैं। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि भोजन का होना या भोजन का ख़राब होना ये भी एक रासायनिक क्रिया है। देखिए जैसे लिखा है, जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है। तो आपको पता है किस तरह से खाना ख़राब होता है और उसका टेस्ट बदल जाता है। आप कोई दाल या कोई सब्ज़ी हो, आप देखें उसका अगर वो ख़राब हो चुकी है तो उसके टेस्ट में एक तो खटास आ जाती है, खट्टा खट्टा लगने लगता है, और दूसरी चीज़ उसकी स्मेल भी अलग हो जाती है और उसमें बदबू आ जाती है, ठीक है ना। आपको अलग ही पता चल जाता है कि मम्मा ये तो खाने स्मेल दे रहा है, यानी ये सड़ चुका है, ये ख़राब हो चुका है। और ख़ास तौर से ऐसा कब होता है, जब आप कोई भी खाने को पका के बाहर खुला छोड़ दें। अगर आप उसे ठंडा करके फ्रिज में रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। या आप गरम गरम खाने को बिल्कुल सील पैक करके किसी बच्चे को लंच में दे दें तो भी आपका खाना सड़ जाता है, क्योंकि जब हम लंच में पैक करते हैं तो हम थोड़ा सा उसे ठंडा करके पैक करते हैं ताकि वो सड़े नहीं। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हमें निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम पूरे साल हर तरह का फल और सब्ज़ी और उनसे बनी हुई चीज़ें मज़े लेकर खा सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि अगर आपको हर चीज़ को बचाना है तो आपको कुछ चीज़ों का उपाय करना पड़ेगा जिससे आप उस चीज़ को बचा सकते हैं और हर साल हर मौसम में उसे मज़े ले लेके आप खा सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है, भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परीक्षण के उपाय, ठीक है। उसको हम कैसे बचा सकते हैं ये आपका लिखा है। पहला आपका हो जाएगा रासायनिक उपाय, यानी हम कैसे केमिकल यूज़ करके उसको बचा सकते हैं। जैसे अब यहाँ लिखा है, जीवों व सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रासायनिक मिलते हैं, यानी कुछ केमिकल्स दिए जाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबॉल्सफाइड, ठीक है। इन्हें परीक्षण कहते हैं, यानी अब इसको हम अगर यूज़ कर लेंगे तो चीज़ें सड़ने से बच जाएंगी, ठीक है। या नमक द्वारा परीक्षण, ठीक है। तो नमक द्वारा जैसे मांस, मछली या आम को सूखे नमक से ढक कर रख दे, जिससे उसके सूक्ष्म जो जीव है वो सब मर जाएंगे, उनकी वृद्धि नहीं होगी और उसको भी हम लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मम्मा अचार बनाती है तो क्या करती है, सबसे पहले आम को नमक डाल के रख देती है ताकि उसके अंदर के जो सूक्ष्म जीव यानी कि आपके
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए, और जब जैसे ही वो मर जाएंगे तो क्या होगा आपका, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, यानी आप उसे बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए यहाँ लिखा है चीनी द्वारा परीक्षण। ठीक है, अब चीनी के द्वारा कैसे कर सकते हैं, यहाँ लिखा है चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है, यानी कि अगर हम किसी भी खाने की चीज़ में चीनी मिला दें तो उसके अंदर जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाएगी, ठीक, जिससे जीवाणु की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, और इससे क्या होगा, हम उस चीज़ को ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जैम वगैरह होते हैं उसमें चीनी मिली हुई होती है ना, उससे क्या होता है वो मीठे भी हो जाते हैं और उसके अंदर के जो कीटाणु वगैरह हैं, जीवाणु जो हैं वो मर जाते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, जिससे आप उसको साल 2 साल तक रख के खा सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, तेल व सिरके के द्वारा। अब आप क्या कर सकते हैं, तेल और सिरके के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे अचार, सब्जी, फल, मांस, मछलियों, इनके लिए आप क्या करते हैं, तेल के द्वारा सिरके में डाल देते हैं, या सिरका या तेल के द्वारा रख लेते हैं तल के या फ्राई करके या उसमें डाल के, तो उससे क्या रहता है कि आप उसको भी लंबे समय तक खा सकते हैं। अब भाई आपने मम्मा को अचार बनाते देखा है, तो मम्मा अचार में क्या डालती है, तेल ही तो डालती है, या सिरके में डालती है, मूली वगैरह आप खाते होंगे सिरके में डाल के, लहसुन वगैरह, तो क्यों डाली जाती है, क्योंकि सिरके में वो चीज़ सड़ती नहीं है, यानी कि जो आपके जीवाणु है वो सिरके में या तेल में जाके उस पर अटैक नहीं कर सकते, उस चीज़ को सड़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना होगा, क्या, वो ये कि इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए और झूठे बर्तन नहीं जाने चाहिए। ठीक है, और साथ के साथ पानी भी नहीं जाए, नहीं तो ये फ़ौरन सड़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका एक पॉइंट और है क्या, गर्म व ठंडा करना। जैसे कि दूध को उबालते हैं, अब अगर इसको डायरेक्ट रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें, इसे उबालने के साथ इसे ठंडा करके फ्रिज में रख दें तो ये सही रहेगा। अब यहाँ क्या लिखा है, देखिए दूध को उबालते हैं जिससे उसके अंदर के जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रख देते हैं तो उससे क्या होता है, उसका ताप जो है वो कम हो जाता है, जिससे जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो इस तरह से ये आपके 5 प्रोसेस है जिससे आप कोई भी खाने को लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे है ना। अब आप ये नहीं सोचेंगे ठीक है मम्मा आप बना दो हम 4-6 दिन तक खा लेंगे, उससे फिर आप बीमार भी पड़ सकते हैं, है ना। चलिए आगे क्या लिखा है, पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण क्या होता है, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं, तो उसके जो थैलोमिया से भरे होते हैं ना, ठीक है, ऐसे में करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि जो है वो रुक जाती है, जो इस तरह से आपके थैलियों में भर के आते हैं दूध। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा पका के एकदम इसे बंद कर देना, इससे आपका दूध फटता नहीं। आप देख सकते हैं जो आपका दूध आप पैकेट वाला लाते हैं, अमूल वगैरह की पैकेट्स जो आते हैं उसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि किस तरह से ये आप लाते हैं। भाई एकदम ही तो आपके पास आता नहीं है, पहले फैक्ट्री में बनता है, पैक होता है, उसके बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर वो दुकानदार को देते हैं, फिर दुकानदार से आप ख़रीदते हैं, तो कुछ तो टाइम लगता होगा, कम से कम 2 दिन का तो टाइम लगता है ना। अब अगर 2 दिन बिना पकाए दूध रखा जाएगा तो क्या होगा, वो फट जाएगा। लेकिन जो हम ये वाला प्रोसेस करते हैं इससे ये दूध बच जाता है। ठीक है, जिसकी खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने पशुकरित दूध को हम बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसने की थी। और उसके बाद अब क्या है, पशुकरित, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया बात, ठीक है, कि इन्होंने की थी, और इसके बाद लिखा है कि इसको हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा जो लोग जिम वगैरह जाते हैं ना, तो वो दूध की ये इस तरह के पैकेट्स लेते हैं और डायरेक्ट फाड़ के पीना शुरू कर देते हैं, वो तो इसे बॉयल नहीं करते हैं, है ना। इसी तरह से क्या लिखा है, भंडारण एवं पैकिंग। अब क्या है, इसे इकट्ठा करना या पैकिंग में रखना। तो मेवे तथा सब्जियों के आपने देखा होगा वायुरोधी सील किए गए हैं, यानी कि अब इनके जो है इस तरह से करते हैं, पैकेट में रखा जाता है। इससे क्या होता है, सूक्ष्म जीव से सुरक्षित रहते हैं। अब क्योंकि ये पन्नी का होता है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या, हवा नहीं जाती। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें नमी नहीं होती। जब हवा नहीं जाएगी, नमी नहीं होगी, तो कोई भी चीज़ सड़ने से ऑटोमेटिकली बच जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, या पहले आप अपने टीचर से भी बात कर सकते हो और अपने पेरेंट्स से भी इसके लिए हेल्प ले सकते हैं। चलिए तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहले लिखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। अब आपको सारे क्वेश्चंस के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 रासायनिक परिश्रण के नाम बताओ। अब आपको 2 रासायनिक परिश्रण के नाम बताने, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिख लेंगे, क्या है देखिए यहाँ पे, सोडियम बेंटोजेट, ठीक है, और सोडियम मेटासफाइट, और इसी तरह से ये आपके रासायनिक रक्षक है जो आपके खाने को सड़ने से बचा सकते हैं। तो आप इन दोनों का नाम लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है,
खाद्य प्रसंस्करण के लिए यानी ये इस तरह से जो भी आपने ऊपर पढ़ा है कि कोई 4 तरीके लिखिए। अब आपने यहाँ देखिए यहाँ 5 तरीके आपने तो पढ़ ही रखे हैं कि किस तरह से हम खाद्यों को प्रसंस्करण कर सकते हैं यानी बचा सकते हैं। तो इसमें से जो आपको 4 पसंद आए लिख दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे रासायनिक उपाय, ठीक है। नमक द्वारा प्रसंस्करण यानी कि नमक से बचा सकते हैं, चीनी से बचा सकते हैं, तेल और सिरके को भी डाल सकते हैं। इसके अलावा गर्म और ठंडा करने से भी हम उसे बचा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 5 लिख दिए। आपको कोई 4 बोले गए तो आप लोग वही 4 लिखेंगे जिनका आपको ज़रूरत है, ठीक है, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए ये जो वर्कशीट्स आती है ना, इसे आप मजाक में ना लें, ठीक। आप लोग, मुझे पता है, वर्कशीट खोलते हैं, सिर्फ आंसर करते हो और बंद कर देते हैं। वर्कशीट को पूरा देखा करिए ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम नहीं होंगे लेकिन आपके फैब में एग्जाम ज़रूर होंगे, ठीक। और उसमें आपसे यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपकी वर्कशीट में आपको पढ़ाई जा रही हैं। फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि अरे हमने तो पढ़ा नहीं, फिर आपके ऊपर एकदम से बहुत सारी टेंशन होगी, फिर आपको सारी वर्कशीट दोबारा से देखना पड़ेंगी, समझ रहे हैं। इसलिए आपको एक दिन में 2 वर्कशीट्स आती हैं, आप लोग उनको लिखिए, उनको लर्न करिए। एक दिन में 2 आपको लर्न करना या करना कोई बहुत भारी काम नहीं होगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ये मेरी आप लोग के लिए एडवाइस है कि आप लोग जो करते हैं उसको साथ के साथ लर्न करते चलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अचार जब मम्मा बनाती हैं तो उसमें तेल और नमक ज़्यादा क्यों रखा जाता है। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, अचार में नमक डालना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इसमें लैक्टोबैसिड एसिड होता है जो कि आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि जो आपके बैक्टीरिया वगैरह है उनको बढ़ने से रोक देता है, ठीक है। इसी तरह से तेल जो है वो हमारे देश में अचार में इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये एक आपका हवा को रोकने वाला वस्तु है, यानी अगर आप किसी चीज़ में तेल डालते हैं तो उसमें हवा पार नहीं हो सकती, ठीक। इसीलिए अचार में तेल को डाला जाता है ताकि हवा पास ना हो। अगर हवा नहीं जाएगी उसके अंदर तो क्या होगा, वो चीज़ नहीं सड़ेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो भी है वो सब उसके अंदर नहीं जा पाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से पूरा पैराग्राफ जो है ये आपका आंसर है, आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं, यानी कि वो चीज़ें आम से बने और उसको हम काफ़ी समय तक रख भी सकते हैं, उनके नाम आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसके बाद इंग्लिश की वर्कशीट को शुरू करेंगे। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, आम पापड़, आम का जाम, ठीक है, और आम का अचार, इसके अलावा आम की चटनी। तो इसमें मुझे लगता है कि आपने सारी चीज़ें खाई होंगी। मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे कि आप लोग ने क्या क्या इसमें से खाया है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसमें से आप लोग ने नहीं खाई। चलिए तो इस तरह से ये वाली वर्कशीट आपकी यहाँ पूरी होती है। अब हम लोग इंग्लिश की वर्कशीट को पढ़ते हैं। अब आपकी इंग्लिश की वर्कशीट को पढ़ लेते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। ये आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है। क्लास लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है, अपना नाम और डेट और इसके साथ अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, वोकैबुलरी बोर्ड, यानी कि अब आपको वोकैबुलरी को देखना है। रीड द लेसन सुनामी 25 to 30, यानी पेज नंबर 25 से लेके पेज नंबर 30 तक आपको सुनामी लेसन को दोबारा से पढ़ना है हनी ड्यू बुक से, ठीक है। अगेन दोबारा से पढ़ो। फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड फिल द ग्रिड। अब आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो आपको नीचे दिए गए हैं और उसके बाद इसको भरना है। अब देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए। तो पहला इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, राइट द नेम ऑफ 5 पीपल एज गिवन इन द लेसन सुनामी, यानी 5 ऐसे इंसानों के नाम लिखिए जिनका जिक्र सुनामी वाले चैप्टर में आया है, ठीक है। तो अब आपको 5 लोगों के नाम लिखना है। आपने पढ़े ना, अलग अलग लोगों की फैमिलीज थी तो हर फैमिली के किसी ना किसी मेंबर का कभी ना कभी नाम लिया गया है, तो आपको वही नाम लिखने हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आपके पीपल्स कौन कौन से थे, एक संजीव, जावेद, अलमास, मेघना और राहेला, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये 5 नाम लिख दिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल 5 पूछे गए थे इसलिए मैंने 5 के नाम आपको दिखा दिए। चलिए अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 प्लेसेस एज गिवन इन द लेसन सुनामी। अब आपको ऐसे 4 जगहों के नाम लिखने हैं जो सुनामी वाले लेसन में जिनका नाम आया है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सुनामी आई हो या किसी तरह की डिज़ास्टर आया हो, बस अगर उनका नाम भी आया है ना तो भी आप उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्लेस कौन कौन से, देखिए थाईलैंड आया है, इंडिया, अंडमान निकोबार और तमिलनाडु, इनका जिक्र आया है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेस हैं जिनका जिक्र आया है, तो आप अगर चाहे उनको भी लिख सकते हैं और चाहे इसको भी लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल्स एज गिवन इन द लेसन सुनामी।
अब आपको ऐसे 5 जानवरों के नाम लिखने हैं जिनका जिक्र या जिनकी बात इस लेसन यानी सुनामी वाले लेसन में की गई हो। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग। तो यहाँ से लिख लेंगे डॉग, एलिफेंट, फ्लैमिंगो, बुफेलो और गोट। इन सब का जिक्र आया है तो आप इन लोगों को लिख लेंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई लिखना है तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारे चैप्टर्स में आए हुए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ लिखा है आपका नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ एनी 3 थिंग्स गिवन इन द लेसन सुनामी। अब आपको ऐसी 3 चीज़ों के बारे में लिखना है, चीज़ें, ठीक है, जैसे टीवी, टोस्टर, डॉल, हेडफोन, अलार्म क्लॉक। जो चीज़ों का जिक्र आपकी इस चैप्टर सुनामी वाले चैप्टर में आया है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। अब यहाँ थिंग का लिख लेंगे टेलीविजन, टेबल और डोर, ठीक है। 3 ही चीज़ें लिखनी थी तो मैंने तीनों ही लिखी हैं, आप इसको लिख लेंगे। चलिए अगला करते हैं। यहाँ से लिखेंगे राइट एनी 3 वर्ड्स। आपको 3 ऐसे वर्ड्स लिखने रिलेटेड टू वाटर, जो पानी से रिलेटेड हो, ठीक है, जिनसे पानी का पता चले कि ये चीज़ पानी के लिए इस्तेमाल की गई, ठीक। एज गिवन इन द लेसन सुनामी, जो आपको सुनामी वाले लेसन में दिए गए हो। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, वाटर में सी, फ्लर्टिंग यानी तैरना, ठीक है, तो ये भी पानी के लिए इंडिकेट होता है। वेलपुल यानी कि उसकी जो लहरें बनती हैं वो भी आपकी पानी के लिए इंडिकेट होती है। तो इस तरह से आप ये तीनों भी लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक। वॉक, वॉक माने चलना, वॉकड, वॉकड माने चला था, है ना। ईट, ईट माने होता है खाना, एट माने होता है खाया था। तो क्या लिखा, फाइंड आउट एंड राइट एनी ईट वर्ब्स इन पास्ट टेंस। अब आपको ऐसे मतलब खाना, पीना, सोना, जगना, इस तरह से 8 वर्ब्स निकालने हैं अपने लेसन से जो कि पास्ट टेंस में होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। आपको यहाँ पे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों को हमने साथ में लिखा दिया है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ का पास्ट टेंस क्या बनता है। ये सारे पास्ट टेंस आपकी बुक में आए हैं आपके चैप्टर के अंदर, तो इसको मैंने लिखा, साथ में इसके प्रेजेंट टेंस इनके सामने मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप ये सारे जो वर्ब हैं ये आपके पास्ट टेंस के वर्ब हैं और ये प्रेजेंट टेंस के वर्ब हैं। तो आप लोग एज इट इज़ इसको कॉपी पे उतार लेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये वाली वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। हम लोग ने साइंस और इंग्लिश दोनों की वर्कशीट को कर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।